हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन सबके क्वेश्चंस ले नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबका भला हो सके। यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि फरवरी में मैंने अनाउंस किया था लेरिस शॉप का गिव अवे का विनर हम लोग जो है चूज़ करेंगे, लेकिन हो रहा है ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उनका जो एम्प्लॉई है जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको और मुझे जो है एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे जो है ऑनलाइन रहना होगा, तब लाइव गिव अवे करेंगे। क्योंकि ऑनेस्टली आप लोगों को बताना है कि विनर कौन है। उनकी मौजूदगी के बिना मैं अपने आप से विनर चूज़ नहीं कर सकता और वो भी मेरे बिना अपने आप से विनर चूज़ नहीं कर सकते। तो हम दोनों को मिलके जो है इस प्राइस का विनर जो है वो चूज़ करना है। और ये खाली डब्बा नहीं है, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया था 50,000 रुपीज़, जब जाके मैंने जो है ये ऑर्डर करके रखा है। तो 2 महीने से मैंने इसको ऑलरेडी सँभाल के रखा है, तो मुझे भी जल्दी है आप लोगों में से किसी एक को देने की। मुझे कोई लालच नहीं है ये आईफ़ोन वगैरह की, आप लोग जानते हैं मेरे पास कौन से आईफ़ोन है, कौन से नहीं है। आईफ़ोन 11 मेरे पास है हरे कलर का, मैं उसके साथ खुश हूँ, जो कि मैं यूज़ भी नहीं करता, अभी रखा हुआ है। तो ये जो है आप लोगों को देने वाला हूँ, मतलब देने वाला हूँ इंशाल्लाह इसी महीने में हम लोग उसका गिव अवे विनर जो है वो चूज़ करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए जो है वो आज का शुरू करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे पूछा है कि मनी शंकर ने, इनका सवाल है कि एक यूट्यूबर है उसको मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, उसके यूट्यूब वीडियोस जो है वो किसी तरीके से मेरे यूट्यूब के फीड में आ जाते हैं, मैंने उसको सब्सक्राइब करने रखा है फिर भी। देखिए क्या होता है यार, जो रेलेवेंट चैनल्स होते हैं, जैसे आईफोन का मेरे वीडियो देख रहे हो तो दूसरे चैनल भी जो आईफोन के वीडियोस बनाते हैं वो भी यूट्यूब जो है उनके वीडियोस आपको सजेस्ट कहीं ना कहीं से करते रहेगा। क्योंकि यूट्यूब का बिजनेस है, वो चाहता है कि आप लोग ज़्यादा उसके वीडियोस देखें। तो किसी का भी चैनल अगर आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं उसको ब्लॉक करना, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है आपको कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल, तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपली उसका चैनल खोलिए। यूट्यूब चैनल आप फोन पे खोलेंगे तो अपर राइट साइड के ऊपर आपको जो है 3 या 4 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होता है ब्लॉक यूज़र का। आप किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज आपने मुझे ब्लॉक किया तो फिर आपको मेरे भी जो यूट्यूब वीडियोस है वो कभी भी नज़र नहीं आएंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप ब्लॉक करते हो तो। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों विकास शर्मा ने, ये बोलते हैं कि मैं एप्पल का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके क्यूएनए देखता हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। आपके प्रीवियस क्यूएनए में सारी एड सैमसंग की आई थी, एप्पल की एक भी नहीं आई थी, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो एड्स प्लेसमेंट होती है वो हमारे हाथ में नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं यार तुम सैमसंग की बुराई करते हो और फिर सैमसंग के एड्स डालते हो अपने वीडियो के अंदर, ये तो गलत बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि एप्पल की बुराई तुम करने लगे इसलिए सैमसंग ने तुमको ऐड देना शुरू कर दिया, ये भी बात गलत है। ये जो वीडियोस है टेक्नोलॉजी के वीडियोस है, आईफोन से रिलेटेड अगर वीडियो बनता है तो आईफोन का कॉम्पिटिटर कौन है? सैमसंग है। एप्पल का कॉम्पिटिटर सैमसंग है, तो सैमसंग हमेशा चाहेगा कि उसकी जो एड्स है, उसके फ़ोन की जो खासियत है वो आईफोन के जो व्यूअर्स है, आईफोन से रिलेटेड वीडियोस जो देखते हैं उनको दिखाए जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो उसको पता है सैमसंग को और यूट्यूब को भी पता है कि आप लोग जो है फ़ोन्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए आपको सैमसंग की ऐड दिखाई जाती है। और एप्पल उतनी एडवर्टाइजमेंट करता नहीं जितने सैमसंग करता है, इसलिए सैमसंग के ऐड जो है भर भर के आपको हमारे वीडियोस पे देखने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमन पांडे का, बोलते ब्रेव ब्राउजर के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका क्लेम है कि वो एड्स को रेस्ट्रिक्ट करता है यूट्यूब के, और मैं उसको मैकबुक के ऊपर यूज़ करना चाहता हूँ और एंड्रॉयड डिवाइस भी है मेरे पास, तो क्या मैं उसको यूज़ करूँ? और क्या यूट्यूब वांस जो है, यूट्यूब वैंस या यूट्यूब वांस जो है वो यूज़ करना जो है बुरा है या नहीं? देखिए ब्रेव ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी जो है सिक्योरिटी वाला ब्राउज़र है और उस पर आप ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह ब्लॉक कर सकते हो और यूट्यूब वांस के जरिए से भी कर सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी अमन आपसे और सभी लोगों से जो ये चीज़ देख रहे हैं कि देखिए एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, 2 हाथ जब मिलेंगे तभी ताली बजेगी, जब ही जो है ताली की आवाज़ इस तरीके से आएगी। एक हाथ हवा में घुमाएंगे तो ताली नहीं बजेगी। अब ये मत बोलना कि इस तरीके से जो है कुछ लोग ताली बजा लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे हम जो वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियोस हम तभी बना सकते हैं जब हमको पैसे मिले। अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या मैं ले सकता हूँ 2 लाख रुपए का कैमरा या लाखों रुपए का सेटअप या हर महीने लाखों रुपए के गैजेट्स लेके आपके लिए रिव्यू करना? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं जो आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, आपको देख के उसको एंटरटेनमेंट मिलता है, मज़ा आता है, 2 पैसे वो भी कमाएंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल। और अगर आप ब्रेव ब्राउज़र, यूट्यूब वांस या इस टाइप की कोई भी चीज़ यूज़ करते हो जिससे एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक होती है, एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देख रहे हो, तो हमारी जो रोज़ी रोटी है, हमारा जो पेट है, उस पे आप लात मार रहे हो। इतनी सिंपल सी बात है। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आपको यूज़ करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरे तरफ से ही नहीं सभी यूट्यूबर्स की तरफ से, कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो कम्युनिटी है आपस की, वो एक हेल्दी कम्युनिटी रह सकती है और दोनों मिलकर ग्रो कर सकते हैं, नॉलेज शेयर की जा सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री में काम नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है फंकी शर्मा का, ये बोलते हैं क्या एक साथ 2 आईफोन रखने में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी जो है, उसमें कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि जब भी 2 आईफोन में साथ में रखता हो तो बहुत लोग सवाल आते हैं कि एक एंड्रॉइड क्यों नहीं रखते, 2 आईफोन रखने में क्या दिक्कत है? 2 आईफोन रखने में कुछ दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 2 आईफोन रखना जो है काफ़ी फायदेमंद भी है एक एंड्रॉइड और एक आईफोन रखने के सामने, क्योंकि आप एयर ड्रॉप वगैरह दुनिया भर की चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। कॉल ऑन अदर डिवाइस, ये सारे फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जब एंड्रॉइड और आईफोन यूज़ करते हो तो उसके भी अपने एक बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग आप एंड्रॉइड पे यूज़ कर सकते हो, कुछ डाउनलोडिंग वगैरह करनी है तो एंड्रॉइड पे बहुत ज़्यादा ईजी है, आईफोन में नहीं है।
और ये हो सकता है कि आपको आईफोन में कुछ एप्लीकेशन हो जो एंड्रॉइड पे नहीं हो, तो वो चीज़ आप आईफोन पे यूज़ कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड पे आईफोन पे नहीं, तो वो एंड्रॉइड पे यूज़ कर सकते हो। तो ये उसमें बेनिफिट है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। जो आपको सही लगता है वो कीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो कीजिए, जो आपको ज़्यादा जो है सहूलत पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है, वो आपको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है तनुष का। ये बोलते हैं कि अमेज़न यूज़ करता हूँ तो काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आती है, उसकी सर्विसेज, उसका एप्लीकेशन, उसके प्रोडक्ट्स, और वही फ्लिपकार्ट पे सेम चीज़ अगर मैं देखूँ तो काफ़ी जो है चीप फील होता है। तो ऐसा क्यों है? अमेज़न फ्लिपकार्ट में प्राइसिंग में भी फ़र्क होता है। अमेज़न में अगर कोई एक प्रोडक्ट एक प्राइस का है तो फ्लिपकार्ट पे उसी प्रोडक्ट के लिए जो है मल्टीपल सेलर्स होंगे और उसके बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंसेस भी होंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, फ्लिपकार्ट जो है मेरे हिसाब से अभी मोस्ट ऑफ थिंग्स जो सेल करता है वो एक मार्केट प्लेस जैसा बन के रह गया। अमेज़न भी मार्केट प्लेस है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे क्या है, कोई भी सेलर उठ के जो है कोई भी चीज़ सेल करने लगा है। अमेज़न जितनी प्रीमियम सर्विसेज, प्रीमियम फील आपको कभी भी वो दे नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में भी, क्योंकि अमेज़न जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है उसकी सर्विसेज के मामले में, उसकी डिलीवरी के मामले में, उसके रिटर्न्स के मामले में, जो कि फ्लिपकार्ट अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है और आगे भी फ्यूचर में उसका पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म्स है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है इंडिया के अंदर जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट फ्लिपकार्ट मैं तभी प्रेफर करूँगा अगर कोई पर्टिकुलर मुझे फ़ोन लेना है जो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट का होता है। अदरवाइज जितनी भी चीज़ें मैं परचेस करता हूँ, मैक्सिमम लोग जो परचेस करते हो अमेज़न से ही करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, लेकिन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेज़न कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है खावर खान का। ये बोलते हैं कि मैं कोविड वार्ड में काम करता हूँ डॉक्टर के तौर पे, और 14.5 iOS जो है मैंने अपडेट किया है, जिसके अंदर आपके आईफोन के और एप्पल वॉच के कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप मास्क पहने होंगे तब भी आपका आईफोन जो अनलॉक होगा। तो इसके अंदर एक सिक्योरिटी रिस्क है कि मेरा जो दोस्त है या मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो कलीग है वो भी उसको अनलॉक कर पा रहा है जब मेरे हाथ में एप्पल वॉच है और उसने मास्क पहना हुआ है और मेरे आईफोन को करता है वो स्वाइप अप। देखिए, आपका आईफोन जो है मास्क के साथ आपको रिकग्नाइज नहीं करता है। जब आपने मास्क उतारा है उस टाइम पे आपको रिकग्नाइज करता है आपके फेशियल फीचर्स के जरिए से। मास्क के साथ जब आप यूज़ करेंगे उसको तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो मास्क लगाया हुआ आपने, और वो पासकोड वाला ऑप्शन आपको दिखाता है। अभी जो नया अपडेट आया है इसके ज़रिए से आपकी एप्पल वॉच की मदद से वो डिटेक्ट करता है कि जिसके हाथ में ये फ़ोन है वो मेरा ओनर है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि एप्पल वॉच पे पासकोड होना चाहिए और एप्पल वॉच जो है आपकी वो अनलॉक कंडीशन में होना चाहिए, और ये तभी हो सकती है जब अपने आईफोन को अपने एप्पल वॉच के साथ यूज़ करें। लेकिन क्योंकि आपका रूममेट आपके साइड में खड़े रह के जो है आपके फ़ोन को अनलॉक कर रहा है, तो आपका फ़ोन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि वो मास्क लगाया हुआ जो बंदा है वो आप हो या आपका फ्रेंड है, और आपकी एप्पल वॉच क्योंकि इतनी ज़्यादा नज़दीक है इस वजह से वो फ़ोन वहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो अगर आप इसको सिक्योरिटी रिस्क के तौर पे लेते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो अगर आप चाहे तो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके घड़ी के ऊपर, आपकी वॉच के ऊपर जो है इंस्टेंटली एक नोटिफिकेशन आता है जिसके ज़रिए से आप इंस्टेंटली अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हो। सपोज़ आपके दोस्त साइड में बैठे हुए, उन्होंने अनलॉक भी कर दिया तो फ़ौरन आप अपने घड़ी से जो है अपने फ़ोन को आपकी एप्पल वॉच से लॉक कर सकते हो। तो सिक्योरिटी रिस्क है, उतना सेफ नहीं है जितना फेस आईडी कंप्लीटली जो आपके फेस पे काम करता है, लेकिन अभी ये क्योंकि कोविड की सिचुएशन है इसलिए इस टाइप का जुगाड़ एप्पल ने इसके लिए निकाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद उजैर का। ये बोलते हैं कि गूगल पे जो है आईफोन 6s पे काम नहीं कर रहा। गूगल पे आईफोन 6 और 6s पे काम नहीं करता है, 6s प्लस पे और आईफोन SE पे काम करता है, जो कि मैंने लास्ट चेक किया था। हो सकता है कि अभी उस पर भी काम करना बंद कर दिया होगा, लेकिन 6 और 6s की बात तो पक्की है कि उस पर काम नहीं करता है। और मैंने अपने जो 6s और 6s प्लस वाला वीडियो है जो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसमें भी ये चीज़ शायद बताया था। तो यहाँ पे अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आपको फ़ोन चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो UPI एप्लीकेशन है, जो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया के अंदर जो चलता है, उसको जो लोग मॉनिटर करते हैं, चलाते हैं, जो एजेंसी है, उसका ये डिसीजन है कि 6 और 6s जो है UPI एप्लीकेशन के लिए सेफ़ नहीं है, जबकि एप्पल दोनों को अपडेट्स दे रहा है। 6s तो लेटेस्ट iOS पे है, फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तब ये उनका डिसीजन है और उन्होंने कंप्लीटली वहाँ से जो है वो सपोर्ट हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अतुल यादव का, और ये बोलते हैं कि अगर मैं अपने आईफोन 12 को रेगुलरली 20 वाट के चार्जर से चार्ज करूँ और 15 वाट के चार्जर से मैं मैगसेफ चार्जर से चार्ज करूँ तो फास्ट चार्जिंग जो है वो बैटरी को इम्पैक्ट करेगी क्या लॉन्ग टर्म पे? क्या हमको हमेशा फास्ट चार्जिंग यूज़ करना चाहिए, जब भी नेसेसरी तभी यूज़ करना चाहिए? मुझे 5 वाट का चार्जर यूज़ करना चाहिए या फिर 20 वाट का? देखिए, 20 वाट का चार्जर मैं जब से आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपका भी 12 है, मेरा 12 प्रो मैक्स है, 12 भी है मेरे पास, तो हमेशा मैंने 20 वाट के चार्जर से ही चार्ज किया। अभी भी मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो बैटरी हेल्थ है इट इज़ एट 100%। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको मॉनिटर करना है। और क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है तो आप अपनी नज़रों के सामने भी उसको चार्ज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे तो भी चलेगा, और गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका फ़ोन, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस बार जो है 12 सीरीज़ के अंदर हीट मैनेजमेंट कमाल का करके रखा है एप्पल ने, तो हीटिंग जो है इस फ़ोन के अंदर नहीं होती, ना के बराबर ही होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन 11 सीरीज़ के जैसा जो है एकदम सादा गर्म नहीं होता चार्जिंग के टाइम पे भी। तो बैटरी हेल्थ उतना जल्दी आपकी ड्रॉप नहीं होगी इसके अंदर, लेकिन कभी ना कभी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि वो उस तरीके की ही बनी है आपकी फ़ोन की बैटरी, और सभी आईफोन की या एंड्रॉइड फ़ोन की बैटरी वैसी ही होती है जिसकी बैटरी हेल्थ
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन है सुलेमान का, ये बोलते हैं आपको नहीं लगता कि आईफोन 11 सीरीज 12 सीरीज जो है काफ़ी थिक फ़ोन बना रहा है एप्पल? मुझे जो है आईफोन 6 और 6s वगैरह के टाइम के जो फ़ोन्स है जो कि काफ़ी पतले आते थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखिए फ़ोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और ये फ़ोन्स भी बहुत ज़्यादा पतले हैं। इस बार के अगर आप आईफोन 12 सीरीज़ देखेंगे तो ये काफ़ी जो है थिन है, थिक नहीं है, लेकिन आप कंसिडर करेंगे या कंपेयर करेंगे 6 या 6s को पुराने ज़माने के, तो डेफिनेटली उनसे ज़्यादा थिक रहने वाला है क्योंकि इन फ़ोन्स के अंदर जो है बैटरी बड़ी है उस टाइम के मुकाबले। उसके बाद जो है यहाँ पे पीछे मैग्नेट्स दिए हुए हैं, मैगसेफ चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, दुनिया भर की चीज़ें हैं और इतने सारे कंपोनेंट्स जब ऐड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ोन जो है थोड़ा सा थिक होगा ही। और इनका अगला क्वेश्चन ये है कि आईपैड कौन सा मैं लूँ, एयर 4 लूँ या फिर नए आने वाले का वेट करूँ? देखिए मार्च का महीना ऑलमोस्ट आ चुका है और उसमें अगर कोई आईपैड नया लॉन्च होता है तो उसको हम अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। थोड़े दिन की बात है, रुक जाइए, ज़्यादा उसमें भलाई होगी आपकी। अगला क्वेश्चन है तन्नू बाजवा का, ये बोलती है आपको कौन सा स्पोर्ट्स गेम जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आप खेलते हैं क्या क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी आप खेलते हो क्या? देखिए जब मैं स्कूल में था तब मैं क्रिकेट भी खेलता था और वॉलीबॉल हमारे स्कूल में हुआ करता था, फुटबॉल नहीं था, तो ये 2 स्पोर्ट्स जो है मैं खेलता था। उसके बाद जो रेगुलर छोटे-मोटे स्पोर्ट्स होते हैं वो खेलता, लेकिन अभी मेरा क्रिकेट वगैरह से इंटरेस्ट पूरा चला गया। जब मैं थोड़ा टीनेजर हुआ तो उस टाइम पे मैं बॉक्सिंग वगैरह जो ये स्पोर्ट्स होते हैं उसमें मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और अब ये यूएफसी के मैचेस और बॉक्सिंग मैचेस थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, ज़्यादा तो नहीं देखता, टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल ये सारी चीज़ें मैं नहीं खेल पाता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्तिक का, और ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को आता है। देखिए इनके आईफोन 6 है, इनके पास, इनके भाई यूज़ करते थे, उसके बाद इन्होंने उसको ले लिया, उसमें से उनका व्हाट्सएप आईडी हटा दिया और अपना आईडी जो है डाल दिया। अब चैट वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर, और उनका एप्पल आईडी जो भाई का था वो हटा के अपना एप्पल आईडी लगा दिया। अभी हो रहा ये है कि आप वो कोई भी एप्लीकेशन जो है व्हाट्सएप वगैरह अपडेट नहीं कर पा रहे, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब कभी आप फ़ोन को चेंज करें, यानी कि किसी और का सेकेंड हैंड फ़ोन आप अपने पास ले, चाहे वो फैमिली मेंबर का हो या आप दुकान से खरीद के लेके आए, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए उस फ़ोन को कंप्लीटली फॉर्मेट करना चाहिए, इरेज करना चाहिए। देखिए होता क्या है, अगर मेरा एप्पल आईडी यहाँ पे लगा हुआ है, नबील का एप्पल आईडी यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल करके रखा है, मैंने अब उन एप्लीकेशन को अगर लॉग आउट भी कर दिया, लेकिन क्योंकि वो एप्लीकेशन मेरे एप्पल आईडी से डाउनलोड किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं या फ्री में डाउनलोड किए हुए हैं, फ्री डाउनलोड को भी एप्पल जो है परचेज ही बोलता है, तो परचेज किए हुए जो एप्लीकेशन है मेरे एप्पल आईडी से, वो मेरे एप्पल आईडी से ही लिंक्ड रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपके भाई के फ़ोन पे जो पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उसको सभी को अनइंस्टॉल करके आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका व्हाट्सएप जो है अपडेट होगा, क्योंकि वो अब एप्पल आईडी आपकी है और जो एप्लीकेशन है वो आपके भाई के एप्पल आईडी से लिंक्ड है। अगला क्वेश्चन है हर्ष का, ये बोलते हैं क्या आप एग्री करते हैं कि एप्पल को ऐड करना चाहिए शटर स्पीड और दूसरे कैमरा सेटिंग जैसे सैमसंग के अंदर आते हैं? आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर? देखिए एप्पल को ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है एप्पल का, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो है छेड़खानी एप्पल को नहीं करनी चाहिए। ऑप्शंस के अंदर देके रखना चाहिए कि अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। वैसे थर्ड पार्टी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रही बात सैमसंग के अंदर फीचर्स दिया तो बहुत अच्छी बात है, दिया है, लेकिन आई एम श्योर कि 99% ऑफ द यूज़र जो होते हैं, जो रेगुलर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स है, वो इस्तेमाल नहीं करते। 1% ही होंगे ऐसे जो फोटोग्राफी के एंथुसियास्ट है, जो जाके शटर स्पीड के साथ, आईएसओ के साथ और ये सारी चीज़ों के साथ खेलते होंगे, एपर्चर खेलते होंगे। मैक्सिमम लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं कि ये क्या चीज़ होती है। आपने शटर स्पीड पूछा, लोगों को जनरली पूछे शटर स्पीड, आईएसओ, एपर्चर, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है जनरली। तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन उसका देके रखा है, और एक्चुअली यूज़ अगर आप करेंगे डे टू डे लाइफ में, जैसे एक मोबाइल फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन वो ऑप्शन भी देना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि कहीं ना कहीं वो ऑप्शन हो, सेटिंग में ऑप्शन हो जिसको हम एनेबल डिसेबल कर सके, जैसे पैल फॉर्मेट्स वीडियो में होते हैं उसको एनेबल डिसेबल करते हैं, उस तरीके से हम जिन लोगों को एडवांस्ड यूज़ करना है वो लोग भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आतिफ देव का, ये बोलते हैं कि हमने सुना है कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एयर टैग्स के लिए जो अभी लॉन्च नहीं हुए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कि एप्पल ये चीज़ एनेबल कर दे एयरपॉड्स विथ वायरलेस चार्जिंग केस के लिए? देखिए यहाँ पे एयरपॉड्स विथ वायरलेस चार्जिंग केस जो है वो ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग से चार्ज होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन एयरटैग्स के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एयरटैग्स की जो बॉडी है वो मेटल बॉडी वहाँ पे बनाई गई है, या फिर मैग्नेट्स उसके अंदर भी होंगे, और यहाँ पे पीछे जो मैग्नेट्स दिए हुए हैं आपके आईफोन 12 सीरीज के अंदर, उसके साथ अटैच होकर वो आपको चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग एप्पल एनेबल करेगा, तो हो सकता है कि जो एयरपॉड्स है उसको भी हम चार्ज कर पाए। तो होप फॉर द बेस्ट, क्या है क्या नहीं अभी तो सारी चीज़ें जो है लीक्स और रूमर्स है, जब एक्चुअल रिजल्ट सामने निकल के आएगा एयर टैग्स लॉन्च होने के बाद, उसी टाइम पे हमको ये बारे में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विजय टेक का, बोलते हैं क्या आईफोन हर साल अपग्रेड करना चाहिए या फिर
बहुत सालों तक यूज़ करना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल होता है, तो इसका आंसर मैं देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इनका एग्जाम्पल यहाँ पे जो दे रहे हैं वो ऐसा है कि जैसे 11 प्रो मैक्स उनके पास है तो 12 प्रो मैक्स लेना चाहिए, जबकि बहुत ज़्यादा फीचर्स उसमें नहीं है। देखिए 2 तरीके से आप चल सकते हो। एक तो ये है कि आपने एक आईफोन अभी लिया तो उसको 5 साल तक आराम से आप होल्ड करके रख सकते हो। सपोज 12 प्रो मैक्स या 12 सीरीज का कोई भी आईफोन आप लेते हो तो 5 साल सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाली है, 5G वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, तो 5 साल आराम से आप खींच सकते हो। आप पूरा उसका पैसा वसूल कर सकते हो। 5 साल के बाद भी जब बेचोगे तो आपको अच्छा पैसा देके जाएगा उस टाइम के मुताबिक। दूसरा तरीका ये है कि हर साल आप आईफोन अपग्रेड करो। अब ये चीज़ भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने यहाँ पे बताया कि पैसे अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपके पास पैसे प्रॉब्लम नहीं है तो हर साल भी आप आईफोन अपग्रेड कर सकते हो, जैसे आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे लोगों में उठना बैठना आपका है, आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा लेटेस्ट फ़ोन लेके चलते हैं, तो उस टाइम पे आप 4 या 5 साल पुराना फ़ोन लेके उनके साथ चलेंगे तो शायद आपको बुरा लग सकता है। कंप्लीटली आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलता कि बुरा लगना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो नए फीचर्स आते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, बेटर बैटरी लाइफ आपको देखने मिलती है, बेटर फीचर्स देखने मिलते हैं, ये तो आपको हर साल उसमें देखने मिलेंगे। और इसमें हर साल अपग्रेड करने में बेनिफिट ये है कि आपको जो है पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। दोनों चॉइस आपकी है और दोनों टाइप के लोग जो है सोसाइटी में मौजूद है। बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी हैं जो बहुत साल तक फ़ोन को होल्ड करके रखते हैं, उसका पूरा पैसा वसूल करते हैं, विच इज़ वेरी स्मार्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो लोग हर साल फ़ोन अपग्रेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुज का, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अभी 10th क्लास में है, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो बताओ मैं क्या करूँ आफ्टर 10th। आप का जो 10th स्टैंडर्ड है उसके बाद आप नॉर्मल जो आपका 11 12th होता है उसके बाद जो ग्रेजुएशन होता है वो कीजिए। कोई भी स्पेसिफिक लाइन में जाके आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि आपको एकदम कोर इंडस्ट्री में नहीं जाना, ये मेरा मानना है। जैसे अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IT, मैकेनिकल, सिविल कुछ भी कर सकते हैं और उसमें इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो टेक्नोलॉजी यानी कि आपको यूट्यूबर बनना है, एक रिव्यूअर बनना है, तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन की या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की आपको ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स भी करेंगे या बैचलर ऑफ साइंस भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा एक सजेशन आपको ये रहेगा कि कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट कीजिए। ज़रूरी नहीं, बट अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। अगला क्वेश्चन है निर्भय मित्तल का, बोलते हैं एप्पल का M1 जो है, चाहे एयर हो चाहे प्रो हो, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से कैसा है? क्या स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो है बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, अब तो बूट कैम्प भी नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, तो M1 चिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाना ही है, अगर आप विंडोज़ चलाना ही, तो अभी करंटली वो दोनों चीज़ें यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, उस केस में आपको कंप्लीटली उसको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपको चलता है वो टाइप का सिस्टम जहाँ पे सिर्फ मैक ओएस ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैक के रिलेटेड जो मैक के लिए बने हुए डेडिकेटेड ऐप्स है वही आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी साइड लोडिंग जो ऐप्स है आईफोन के और आईपैड के वो भी एप्पल ने वहाँ पे बंद कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उस पर। तो कंप्लीटली मैक ओएस का ही आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। विंडोज़ भी अभी नहीं चलेगा, आगे फ्यूचर में कभी आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी करेंटली अगर आपके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी है तो मत लीजिए फिर M1 वाले मैकबुक। अगला क्वेश्चन है नमन शाह का, बोलते हैं उनको एडिटिंग सीखनी है और उन्होंने सुना है कि हाई एंड का सिस्टम ज़रूरी है एडिटिंग के लिए, तो कौन सा रहना चाहिए? एप्पल जितना बजट तो नहीं है कि विंडोज़ का कोई लैपटॉप आप रेकमेंड कर सकते हो या फिर एप्पल में कुछ रीजनेबल? देखिए वीडियो एडिटिंग अगर आप सीखना चाहते हो बहुत ही हाई लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की, इनिशियली आप नहीं सीखना चाहते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप सिंपली अपने स्मार्टफोन के अंदर जिससे आपने कमेंट किया है उसके अंदर भी वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप आईपैड ले सकते हो, आईपैड के बाद जो है आप मैकबुक वगैरह पे जा सकते हो। पहले आपको क्या रिजल्ट उसमें मिल रहा है उसके ऊपर वर्क कीजिए और उसके बाद में आगे आप सोच सकते हो कि विंडोज़ का लैपटॉप अगर आप बजट में भी लेंगे तो वो इतना सैड रहेगा कि आप जब कुछ भी चीज़ रेंडर करने को रखेंगे तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे भी लोगों को मैंने देखा हूँ रेंडर करते हुए, तो आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो धीरे धीरे फ़ोन से आगे बढ़ते बढ़ते जाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप उसमें करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है रमन का, ये बोलते हैं iCloud स्टोरेज जो हर मंथ हम लेते हैं तो 1 महीना होने के बाद जो है क्या हम उसको एक्सेस कर सकते नहीं कर सकते? 1 महीना होने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया आगे का, सपोज आप हर महीने का मंथली प्लान पे जाते हो iCloud स्टोरेज पे और अगर आपने पेमेंट नहीं किया अगले महीने का, तो कुछ दिन का टाइम एप्पल आपको देता है जहाँ पे आप अपना डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वो वक्त गुजरने के बाद, शायद 30 डेज़ का है 15 डेज़ का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट जो भी वो टाइम होता है 30 डेज़ का, ये शायद वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद जो है आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, तो वो डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तौसीफ का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि इनके पास एक गोल्ड कलर का आईफोन 11 प्रो है, इनके बहुत सारे कलीग्स जो है उसको पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो सीनियर्स है वो लोग बोलते हैं कि हमको ये कलर पसंद नहीं है, ये लड़की जैसे दिखता है, मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? इस साल के आईफोन जो है गर्ली कलर वाले निकाला है। देखिए तौसीफ, अगर
एक कलर जो है वो सभी लोगों को पसंद आता, दुनिया में सभी लोगों की सोच एक जैसी रहती, सबको एक ही टाइप के कलर्स पसंद आते या एक ही कलर पर्टिकुलर पसंद आता, तो मोबाइल फ़ोन कंपनी, कार मैन्युफैक्चरर्स या दुनिया भर के जैसे फर्नीचर बनता है, पीछे का टेबल व्हाइट है, आगे का टेबल जो है वुडन फिनिश वाला है, इस टाइप के अलग अलग कलर्स, अलग अलग फिनिशेस जो है कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं निकालता। हर इंसान की जो सोच है, समझ है, जिस एनवायरनमेंट में वो जिस माहौल में बड़ा होता है, उस हिसाब से उसकी चॉइस जो है अलग-अलग हो जाती है। तो आपकी चॉइस अगर गोल्ड है तो बात खत्म, आपका पैसा है, आपको यूज़ करना है गोल्ड तो आप यूज़ कीजिए। देखिए इस साल मैं गोल्ड यूज़ कर रहा हूँ, पिछले साल जो मैं ग्रीन कलर का आईफ़ोन यूज़ करता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को होती है, उसे प्रॉब्लम है क्या ग्रीन कलर का तुमने आईफ़ोन ले लिया। ठीक है भाई, मेरी मर्ज़ी, मेरा पैसा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको इस्तेमाल करना है। तो आप यही सोच के चलिए, अगर ग्रीन कलर अच्छा नहीं होता तो एप्पल निकालता नहीं, वैसे ही गोल्ड कलर अच्छा नहीं होता तो एप्पल निकालता नहीं। लोगों की डिमांड है, किसी को गोल्ड पसंद है, किसी को सिल्वर, किसी को ग्रे, आपको जो पसंद है आप वो लीजिए, दूसरों का मत सोचिए। अगला क्वेश्चन है शिवम का, ये बोलते हैं मैकबुक एयर M1 है तो क्या आईपैड एयर 4 लेना चाहिए, 8 जनरेशन के लिए जाना चाहिए। देखिए एयर 4 लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पैसा है तो अच्छी चीज़ लेने की कोशिश कीजिए। 8 जनरेशन जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ है, यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्टीफन डिसूजा का, बोलते हैं अगर मैं अपने आईफोन के अंदर डुअल सिम इस्तेमाल करूँ, यानी कि ई सिम भी इस्तेमाल करूँ तो क्या आईफोन ओवर हीट होगा, बैटरी ड्रेन होगी, बैटरी हेल्थ को नुकसान होगा। देखो मेरे भाई, आपको अगर डुअल सिम की ज़रूरत है तो बाकी चीज़ों के बारे में आप मत सोचो। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 सिम कार्ड चलेंगे एक फ़ोन के अंदर तो नेटवर्क जो उसका इस्तेमाल होगा उसमें बैटरी भी ज़्यादा आपकी ड्रेन होगी, हो सकता है फ़ोन में हीटिंग भी हो सके पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा, लेकिन इन सब चीज़ों को साइड में रखिए और कन्वीनियंस के बारे में सोचिए। आपने डुअल सिम वाला फ़ोन लिया है, अब अगर आपको डुअल सिम की ज़रूरत है, डुअल सिम चलाओ, उसमें इतना सोचोगे तो फिर आगे क्या करोगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कुशल प्रकाश का, ये बोलते हैं iOS में मैं नया हूँ और यहाँ पे जो है बग्स आते रहते हैं, फिर अगले अपडेट में रेक्टिफाई होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इतना गुड OS है फिर भी। देखिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बग्स होते ही है और इसीलिए वहाँ पे अपडेट आपको दिए जाते हैं, चाहे एंड्रॉयड लो, चाहे iOS लो, चाहे मैकओएस लो, चाहे विंडोज OS लो। दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं जिसके अंदर आपको बग्स देंगे। बग्स हमेशा आने वाले हैं, नए नए एप्लीकेशन आते हैं, नई नई चीज़ें आती है, तो उसमें बग्स होते हैं, छोटे छोटे जो है मिस्टेक्स होती है जिसको रेक्टिफाई करते जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी OS मेरे हिसाब से तो नहीं बना है जो एकदम बग फ्री रहे, या फिर अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा कि वो सदियों पुराने कहीं तो किसी साल के अंदर अटका हुआ है, वो अपग्रेड नहीं हुआ है, तो ऐसे ही रहने वाला है। अगर आप कोई भी OS लेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी उसमें। अगला क्वेश्चन है शेख का, ये बोलते हैं कि आईफोन SE 2020 है, 5 मंथ में जो है 5% इसकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होगी, 5 वाट का चार्जर यूज़ करता हूँ, बैटरी साइकिल काउंट 125 है, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। 5 मंथ में जो है 95% पे आना, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल बैटरी ड्रेन, और क्योंकि उसमें A13 बायोनिक चिपसेट है तो थोड़ा स्लाइटली जो है हीटिंग का इशू रहता है। आईफोन 11 सीरीज़ के अंदर सभी के अंदर है और आईफोन SE 2020 भी है। तो अपने फ़ोन को मेरे हिसाब से आप इस्तेमाल करो, एन्जॉय करो, टेंशन मत लो। 5 मंथ्स में 95% पे आई है, यानी कि 1 साल जब होगा तो 88% पे जाएगी, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। 2 साल आप यूज़ कीजिए आराम से, उसके बाद फ़ोन को बेच के आप अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर उस टाइम पे आप सोच सकते हैं बैटरी चेंज करने का। इतना टेंशन मत लो, आराम से फ़ोन यूज़ करो। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि बैटरी हेल्थ को चेक ही मत करो आप बार-बार। अगला क्वेश्चन है करण का, बोलते हैं एयरपॉड्स 2 या प्रो में से कौन सा अच्छा गेमिंग के लिए? अगर आप आईफोन के साथ यूज़ करो तो दोनों ही अच्छे गेमिंग के लिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, दोनों में आपको लेटेंसी का इशू नहीं आएगा। लेकिन एंड्रॉइड के साथ यूज़ करो तो बेटर है कि किसी और ईयरफोन्स के लिए आप चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर लेटेंसी देखने मिले आपको एंड्रॉइड के साथ। और जब ओल्ड आईफोन से नए आईफोन में वायरलेस डेटा ट्रांसफर करते हैं तो जो ओल्ड आईफोन होता है उसमें डेटा ट्रांसफर होने के बाद उसको रीसेट करने से पहले iCloud साइन आउट करने के बाद रीसेट करना चाहिए, या फिर बिना साइन आउट किए आप डायरेक्टली उसको जाके कंप्लीट रीसेट एंड इरेज ऑल कंटेंट इन सेटिंग्स कर दीजिए। उसके बाद जो है कंप्लीट आपका डेटा उसमें से इरेज हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोडी वीआर का, LG टोन फ्री ईयरबड्स जो आते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एयरपॉड्स प्रो के जैसे, और वो फेमस भी नहीं हुए। कभी भी एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी जो चीज़ होती है, कोई प्रोडक्ट होती है, उसमें जब ओरिजिनलिटी नहीं होती है तो उसका फेमस होना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उतना अच्छा बिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन ईयरबड्स जो है उसके अंदर एक चीज़ अच्छी है, जो वो सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि UV के जरिए से क्लीन करता है। वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है रियल लाइफ में तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ इनोवेशन करके कुछ अच्छा करने की LG ने एटलीस्ट कोशिश किया है, जो कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन कॉपी कर दे तो अच्छा नहीं लगता, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एस्ट्रो का, ये बोलते कॉलेज स्टूडेंट हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ज़्यादा काम होता है, iPad 8 जनरेशन का लेने का सोच रहा हूँ, अगर मैं कीबोर्ड और माउस ले लूँ तो क्या लैपटॉप जैसा सेम एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, और 128 GB लेना सही रहेगा या फिर कोई बजट लैपटॉप ले लूँ? देखिए मेरे हिसाब से बजट लैपटॉप की जगह आप iPad ही लीजिए, और कीबोर्ड और माउस कोई भी हो आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम है iPad वो अच्छे तरीके से कर सकता है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि iPad जो है आपके रेगुलर जो लैपटॉप है उतनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करेगा, बहुत लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी, 8 से 10 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। गेमिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, मूवी वॉचिंग कोई भी चीज़ है आपको ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा, और पोर्टेबल भी रहेगा, लाइट भी रहेगा, बैग में आराम से रख के लेके जा सकते हो। विंडोज़ का लैपटॉप लोगे तो परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा सेम प्राइस ब्रैकेट में, और 128 GB मोर देन इनफ है। अगला क्वेश्चन है निशांत खंडागले का, बोलते हैं क्या सेल बडी स्टोर जो है वो एक सर्विस सेंटर भी है लाइक न्यासा, मेपल और दूसरे एप्पल ऑथराइज स्टोर जैसा,
और जो आउट ऑफ वारंटी आईफोन वहाँ से रिपेयर करा सकते हैं क्या, रिपेयरिंग, प्राइसिंग, सर्विस एक्सेट्रा कैसा है। देखिए सेल बडी स्टोर जो है वो बिल्कुल भी एप्पल का ऑथराइज स्टोर नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी रीसेलर है। जैसे आपका पूर्विका मोबाइल है या कोई भी दुनिया भर के जो भी शॉप्स होते हैं उसी तरीके का वो भी एक स्टोर है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा स्टोर है। और बिल्कुल भी न्यासा, मेपल जो है ये सारे एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, जो कि सेल बडी नहीं है, ये थर्ड पार्टी रीसेलर है। और सर्विसिंग वहाँ पे मेरे हिसाब से जो उनके कस्टमर के फ़ोन्स होते हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, अंडर वारंटी रिपेयर्स या आउट ऑफ वारंटी रिपेयर्स, वही वो चीज़ करके देते हैं। आप शायद डायरेक्टली जाएंगे तो शायद आपको वो चीज़ करके ना दें, लेकिन मैंने इसके बारे में उनसे डिस्कस नहीं किया। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनसे डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो हेल्प करना चाहेंगे ज़रूर वो लोग, ऐसा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंकज कुमार का, वो दुनिया में सबसे सस्ता आईफोन जो है वो कहाँ पे मिलता है, सबसे चीपेस्ट आईफोन और दूसरी एप्पल एक्सेसरीज। जितना मुझे पता है यूएसए, दुबई और जापान का मोस्टली जो है चीपेस्ट आईफोन देखने मिलता है लॉन्च के टाइम पे। बाद में हो सकता है आपको दुबई में ज़्यादा सस्ता आईफोन देखने मिले, क्योंकि दुबई इज़ अ फ्री पोर्ट और वहाँ पे जो है टैक्सेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है जो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। लेकिन जितना मुझे पता है जापान में जो है आपको काफ़ी सस्ता आईफोन देखने मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनिल का, ये बोलते हैं 13 प्रो मैक्स जो होगा या 13 सीरीज या 12S सीरीज जो है उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमको देखने मिलेगा क्या, और उसके अंदर पोर्टलेस डिजाइन देखने मिलेगा या टाइप सी पोर्ट के बारे में तो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता और अभी उसके बारे में कुछ लीक्स और रूमर्स नहीं, लेकिन पोर्टलेस डिजाइन के बारे में कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है इसके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काशान हैदर का, ये बोलते हैं अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट मंगाया था, रिफंड जो है प्रोसेस हो गया अमेजोन की तरफ से, लेकिन बैंक में अभी तक आया नहीं, वेट करने बोल रहे, अब मैं क्या करूं, 8 दिन हो चुके हैं। तो आप सिंपली अमेजोन के कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, कॉलिंग का ऑप्शन होता है, उनसे फ़ोन पर बात कीजिए, उनको बोलिए कि भाई मेरा रिफंड जो अभी तक प्रोसेस नहीं हो, अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया। मुझे लगता है इमीडिएटली जो है वो आपको आपका रिफंड दे देंगे, सेम डे या फिर विद इन 2-3 डेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको बात नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम में जो है कुछ डिले हो जाता है, बाद में वो चीज़ वहाँ पे लटकी रह जाती है। तो बात कीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्ले का, ये बोलते हैं कि मैकबुक प्रो है, 2 महीने पुराना है, इसके चार्जर में से कुछ पीला लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा है जब भी मैं चार्ज कर, तो क्या करना चाहिए। आपको सिंपली जाना चाहिए एप्पल के सर्विस सेंटर में, आपको वहाँ पे चार्जर रिप्लेस करके मिल जाएगा। यहाँ पे कमेंट जो लोग भी करते हैं जिनके फ़ोन्स या प्रोडक्ट्स वारंटी में है, उनको सिर्फ यही बोलना है मेरा कि आपके प्रोडक्ट्स अगर वारंटी में है तो किस बात का इंतज़ार, अगर बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर दूर नहीं है तो जाइए और जाके रिप्लेसमेंट ले लीजिए। ज़्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है कि बाद में आपको रिप्लेसमेंट ना मिले, आपकी वारंटी खत्म हो जाए। 2 महीने पुराना ही है, जाके रिप्लेस करवा लो, टेंशन मत लो। और आखिरी क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे Q&A का, वो पूछा है किंग कप्तान ने, बोलते आईफोन 12 मेड इन इंडिया कब तक आएगा और मेड इन इंडिया का प्राइस कितना होगा। देखिए मेड इन इंडिया जो आईफोन 12 है वो मिडिल ऑफ 2021 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसा बताया जा रहा है। और प्राइस कितना होगा, तो प्राइस कट इनिशियली जो है नहीं देखने मिलेगा आपको, लेकिन जब वो कंप्लीटली मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि जब वो मार्केट में आएगा उसके साथ जो है मेड इन चाइना वाले आईफोन 12 भी होंगे, तो दोनों को साथ साथ बेचने के लिए इंस्टेंटली प्राइस ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। और मेरे हिसाब से MRP पे आपको 10,000 रुपये डिस्काउंट देखने मिल सकता है। आईफोन 12 ले या फिर 13 के लिए वेट करे, कुछ मेजर इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। मेजर इंप्रूवमेंट तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 5G दोनों के अंदर ही है। 12 लेना है तो अभी लेने के लिए एकदम सही टाइम है, लेकिन आप हो सकता है 3-4 महीने 5 महीने बाद मुझे पूछे तो शायद मैं आपको बोलूँगा 13 के लिए जाइए। और आखिरी लाइन इनकी ये है कि वन प्लस जो है 50 से 60 हज़ार रुपये में स्नैपड्रैगन 888 देगा, तो S21 सीरीज जो है वैल्यू फॉर मनी नहीं है। देखिए इस मामले में हो सकता है वन प्लस वैल्यू फॉर मनी हो 50-60 हज़ार रुपये में स्नैपड्रैगन 888 देने में, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है फ़ोन का, ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन कैसा है, ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और अब तक जो मैंने देखा है कि वन प्लस के कैमराज इतने ग्रेट नहीं है, लेकिन हाथ में आएगा तो पता चल ही जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।